उठ तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, कि तू उठ तू मुस्कुरा रोना बंद कर दे, तू अभी जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम बिल्कुल करीब आने वाले हैं, टाइम आपके पास बहुत ही कम है। तो द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज के सेशन में मैंने बहुत सभी मोस्ट आज रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि टाइम अब आपके पास बहुत ही कम है, 10 से 12 दिन का टाइम बचा है, तो आप जी जान लगा दीजिएगा अपनी मेहनत पे और उसी पे फोकस रखिएगा अपने गोल पे कि हमें वर्दी अवश्य लेनी है इस बार। तो दोस्तों, इस सेशन में शुरू से एंड तक बने रहें। अगर आप स्किप करके देखेंगे वीडियो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और कॉपी और पेन लेके बैठेगा, जो मैं क्वेश्चनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ वो आप नोट करते रहिएगा। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है कि अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता था? बताइएगा, 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 में जीता था? तो हमारी वो भारतीय कौन सी बैंक थी? तो ये भारतीय महिला बैंक। दोस्तों, ये भारतीय महिला बैंक ने ये 2015 में ये खिताब जीता था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आपसे रिक्वेस्ट है इसे भी नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो दोस्तों, ये है क्या 8वां भाग, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा 8वां भाग हमारे भारतीय संविधान का जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? बताइएगा आप सभी लोग। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? बताइएगा, ये कौन से अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 243 का, यानी कि अनुच्छेद 243 का में भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि ग्राम सभा की परिभाषा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, और सेशन को लाइक शेयर करते रहे। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सात्विकपाल, शिवम, मृत्युंजय, अवनीश, सतीश, सत्यवान, रोहित, भाभी, सभी का मोस्ट वेलकम है सेशन में। सभी को गुड मॉर्निंग। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग, और टाइम आपके पास बहुत ही कम है, आप जी जान लगा दीजिएगा मेहनत करने में। अगला क्वेश्चन है, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं? जो एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये अपर रूप कहा जाता है, यानी एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूपों को अपर रूप कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। अगला क्वेश्चन है, केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है। जो केतली में जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसकी आंतरिक परत पर एक सफ़ेद पदार्थ की परत जम जाती है, वो किसके कारण होती है या क्या होता है? तो ये CaFG, यानी कि क्लोरीन और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की वजह से, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी वजह से केतली के आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की परत जम जाती है। अगला क्वेश्चन है, सेशन को लाइक शेयर करते रहे आप सभी लोग, कि किस वर्ष संविधान में अंतिम मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? जो किस वर्ष संविधान में अंतिम मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है दोस्तों? तो ये 2002 में है। ये 2002 में हमारे संविधान में अंतिम मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। कब? 2002 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गजेंद्र कुमार, सौरभ, सभी का मोस्ट वेलकम है सेशन में। सेशन को लाइक शेयर करते रहे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है? बताइएगा आप सभी लोग कि वह गुण जो एक ही तत्व में कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है वो?
तो मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो ये अपरूपता कहलाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है। जो एक नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें हमारा भारी जल का काम क्या होता है। तो दोस्तों ये न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। क्या न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है हमारा रिएक्टर भारी जल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में के उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार फिर से इसे रिपीट करेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 93 में, यानी अनुच्छेद 93 में ये उल्लेख किया गया है कि हमारे लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना जरूरी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का महाभियोग है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का महाभियोग है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 61वां। दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का उपयोग किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आज आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन लेके आए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है, तो आप रिवीजन करते रहें अच्छे से और वही क्वेश्चनों को आप पढ़ें जो एग्जाम में ही आए। क्योंकि अगर आप सिलेबस के साथ सब कुछ ज़्यादा ही पढ़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं, क्योंकि टाइम आप बहुत ही कम बचा है। तो आप मेहनत करें, तो वो भी स्मार्ट मेहनत करें, जिससे आपको कुछ ज़्यादा ही फायदा हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है। कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है। तो ये अनुच्छेद 243 के में। दोस्तों यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन को रखा है मैंने, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं सोच रहा हूँ साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे। अगला क्वेश्चन है, गिब्स यानी कि GIPC के अंतर्राष्ट्रीय वैदिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो दोस्तों GIPC में अंतर्राष्ट्रीय में हमारे भारत को 29वां स्थान दिया गया है, यानी कि 29 स्थान दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तब तक आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहें। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। विकास एवं गजेंद्र कुमार, बॉबी, हिमांशु शर्मा, सभी के लिए वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा और अपनी आप तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। साथ साथ रिवीजन भी होता रहेगा आपको। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंक अचीवमेंट पुरस्कार 2015 में जीता था। तो दोस्तों ये भारतीय महिला बैंक ने जीता था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को कैसे खो सकता है। जो एक भारतीय हमारा नागरिक है वो अपनी नागरिकता को कैसे खो सकता है, संपत्ति से, वचन से या त्याग के द्वारा। तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी से एक भारतीय अपनी नागरिकता को खो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ था। जो ऑपरेशन दुर्गा है उसका शुभारंभ कब हुआ था, यानी कि कौन सी सन में हुआ था। तो दोस्तों 14 अप्रैल 2017, 15 मार्च 2017 और 15 अगस्त 2017 या 15 अगस्त 2017 को। दोस्तों यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 14 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ था। कब? 14 अप्रैल 2017 को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है। तो ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, राजभूमि सुधार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत आता है। जो राजभूमि सुधार है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत आता है। तो दोस्तों ये अनुसूची
9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। कौन सी? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? जो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये कार्बन और हाइड्रोजन द्वारा कई प्रकार के तत्व बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती थी? बताइएगा आप सभी लोग, जो सिंधु सभ्यता थी वो कौन से युग में पड़ती थी? तो ये आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ती थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनिहाल दरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? जो बनिहाल दरगाह है वो हमारे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा स्थित है, जो कि भारत में, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा इसे भी। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? जो हाल ही में दोस्तों जो तुर्की के राष्ट्रपति है उन्होंने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? पहले क्या था? तुर्की, तो यहाँ पर तुर्की है, तो उन्होंने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्की है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ट्रेंडिंग में चल रहा क्वेश्चन है। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा, सही हो तरीके से आप सभी लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है? जो हाल ही में कौन भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है? जो कि हमारे भारत की है यूपीआई, तो उसको दोस्तों पहला देश कौन बना है? नेपाल। नेपाल ने भी इसको अपनाया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो ये रबड़ जल, ये रबड़ जल विद्युत का चालक है। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? जो भारत में जो नमक का उत्पादन होता है वो अकेले 60% अकेला एक राज्य करता है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों ये गुजरात। दोस्तों गुजरात अकेला 60% नमक का उत्पादन करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? जो भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? तो जो चार ऑप्शन दिए, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, कपड़ा या कृषि। तो दोस्तों ये स्वच्छ ऊर्जा के लिए यह अर्थव्यवस्था शुरू की गई है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? तो दोस्तों पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी थी? तो ये डाबर इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति हमारे भारत में, चाहे वो कौन से भी राज्य का हो, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग है? बताइएगा जो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 61 ये राष्ट्रपति पर महाभियोग है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आने के एग्जाम में बिल्कुल 100% चांस है। तो दोस्तों ये नेपाल यूपीआई अपनाने वाला पहला देश बना है, हमारे भारत की भुगतान प्रणाली यानी कि यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है। कौन? नेपाल है। तो याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दुर्गा ऑपरेशन का शुभारंभ हुआ था। जो दुर्गा ऑपरेशन है उसका शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों ये 14 अप्रैल 2017 को, यानी कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को
स्वायत्ता प्रदान करता है, जो जम्मू कश्मीर को स्वायत्ता प्रदान करता है, वो कौन सा हमारा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 370, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि किसी दोषी व्यक्ति की सजा को माफ करने या निलंबित या हटाने की शक्ति किसके पास होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी दोषी की सजा को माफ करने या निलंबित या हटाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या रक्षा मंत्री? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के पास होती है। किसके? राष्ट्रपति जी के पास है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग है? तो ये अनुच्छेद 61वां है। कौन सा अनुच्छेद? 61वां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है कि हाल ही में कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? ये डाबर इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हेतु उसका उल्लेख नहीं किया गया है? बताइएगा आप सभी लोग। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हेतु उसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो बताइएगा कौन सा उल्लेख है? तो ये नीति आयोग। कौन सा आयोग उल्लेख, किसका उल्लेख किया गया है? तो ये नीति आयोग का, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संविधान के अंतिम मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? को किस वर्ष भारतीय संविधान का अंतिम मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो ये 2002 में जोड़ा गया है। कब? 2002 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती थी? जो सिंधु सभ्यता थी दोस्तों भी ये आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप सभी लोग रिवीजन करते रहिएगा और सच्चे मन से, मतलब टाइम आपके पास अब बहुत ही ज़्यादा कम बचा है, तो आप पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। नए जानने की आप कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जितना आपने पढ़ा है आपके लिए बेस्ट है, बट आप उसका रिवीजन करते रहें। अगर आप रिवीजन ना करेंगे तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप रिवीजन करेंगे तो एग्जाम में आप बेस्ट करके आएंगे। तो आप टेंशन ना लीजिएगा, इस बार आपको वर्दी अवश्य मिलेगी, आपने मेहनत की है। तो क्वेश्चन है साथियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि समुद्री जल में शुद्ध जल की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आसवन द्वारा, संघनन या बाष्पन द्वारा? तो दोस्तों ये आसवन प्रक्रिया द्वारा समुद्र जल को शुद्ध जल प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत संसद के किस सदन में की जा सकती है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत संसद के किस सदन में की जा सकती है? तो ये संसद का कोई भी सदन हो, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत संसद के किस सदन से की जा सकती है? तो लोकसभा, राज्यसभा या दोनों सदन एक ही समय, या संसद का कोई भी सदन? तो संसद का कोई भी सदन हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं। जो एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये अपर रूप कहा जाता है। क्या? अपर रूप, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के साथ संविधान में इनमें से कौन सा संबंधित है? बताइएगा आप सभी लोग कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के साथ संविधान में इसमें से कौन सा संबंधित है? तो बताइएगा इनमें से दोस्तों ये छठी यानी कि 6वीं अनुसूची संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य पर स्वायत्ता यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 370 कौन कर रहा है? अनुच्छेद 370, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुराने तेल चित्रों के
रंगों को फिर से उभारने का काम करता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करेंगे कि पुराने तेल चित्रों में रंगों को फिर से उभारने का काम करता है। तो ये कौन करता है दोस्तों? तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड पुराने तेल के चित्रों को उभारने का कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन नंबर 52 की भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार है? जो हमारे भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार है? तो दोस्तों ये 6 हमारे भारत में मूलभूत अधिकार है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 21 रखा गया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 21 रखा गया है? तो दोस्तों ये किस में रखा गया है? ये संविधान के अनुच्छेद यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को जो लागू हुआ था उसमें इसको रखा गया है। किसको? अनुच्छेद 21A को, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अति उस सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। क्योंकि द आज स्टडी पॉइंट पे डेली इसी तरह के मॉक टेस्टों का रिवीजन हो रहा है और एनालाइज हो रहा है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं। क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है, तो आप रिवीजन करते रहें, उसमें ही आप बेस्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गाजा संघर्ष पर UNHRC के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किसको किया गया है दोस्तों नए प्रमुख के रूप में? तो ये मैरी कॉक गोवन डेविस को। किनको? मैरी मैक गोवन डेविस, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन भारत की मतलब भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश बना है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये रिवीजन के तौर पे मैंने इसे दोबारा रखा है। तो ये नेपाल, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन को मैं इस सेशन में 2-3 बार बता चुका हूँ, तो आप सभी लोग रट लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो लीची, अनार, पपीता या सेब? तो दोस्तों ये कौन सा है? ये लीची बहुबीजी फल नहीं है, इसमें दोस्तों बीज नहीं पाए जाते, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीज किस माह में मनाई जाती है? जो दोस्तों तीज है यानी कि हरियाली तीज है, यानी कि एक त्यौहार है, वो किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भाद्रपद यानी कि भादों के माह में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? जो टैगोर पहाड़ी है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो झारखंड में स्थित है, और वो किस जिले में है? तो दोस्तों ये झारखंड के रांची जिले में है। कहाँ पर? यानी कि राज्य की राजधानी रांची में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि टैगोर जो पहाड़ी है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में, और यहाँ पर झारखंड के एक वो डिस्ट्रिक्ट का यानी कि जिले का नाम पूछा गया है, तो वो रांची में स्थित है। तो आप सब लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, एग्जाम में बिल्कुल सही और सटीक आंसर टिक करके आइएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले थे? जो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे लोरिया अरेराज, यानी कि लोरिया नंदनगढ़, यानी कि रामपुरवा। तो यानी कि उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों से बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मौत अवार्ड से चुनी गई थी? तो हाल ही में वो कौन सी प्लेयर थी दोस्तों? तो ये लारा डेलानी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मजूसा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? बताइएगा आप सभी लोग, जो कौन क्षेत्र में थी? तो ये अंग, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्षेत्र में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि खनवा का युद्ध के बीच
लड़ा गया था? जो खनवा का युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं और नसरुद्दीन, सूरत शाह या हुमायूं और शेरशाह सूरी, या बाबर और राणा सांगा, या अकबर और राणा सांगा? तो दोस्तों ये खनवा का युद्ध था वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किसके? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था ये खनवा का युद्ध। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार फिर से इसे रिपीट करेंगे कि निम्नलिखित में से किसी नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एप्सिन एंजाइम पाया जाता है। जो एप्सिन वो एंजाइम है वो कहाँ पर पाया जाता है? अग्नाशय, आंतलार या आमाशय रस में? तो दोस्तों जो एप्सिस एंजाइम है वो आमाशय रस में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप तो इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बोध गया में महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन है? जो मधुबनी चित्रकला है उसके प्रतिनिधि एवं कलाकार कौन है? तो कौशल्या देवी, रिया देवी या शशिकला, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी, इन तीनों का योगदान है मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के कार्यों में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बताइएगा बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा? तो बताइएगा आप सभी लोग। तो दोस्तों ये मगध, क्या था? मगध, यानी कि मगध एक डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा था, यानी कि जिला रहा था। या थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, राज्य की जगह यहाँ पर जिला होगा। तो क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ेंगे कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण जिला था? तो ये मगध था, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार का नाम क्या था? जो पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार का क्या नाम था? तो दोस्तों उनका नाम था हुलासलाल, जयराम और शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। तो दोस्तों इन तीनों का पटना कलम शैली में महत्वपूर्ण योगदान था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है बिहार में मिथिला में लाए जाने वाला गीत लागनी राग किस अवसर पर गाया जाता है दोस्तों? तो ये कौन से अवसर पर गाया जाता है? ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। बिहार में मिथिला में गाए जाने वाले गीत राग, तो ये जो किसी का विवाह होता है उसके शुभ अवसर पर गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में आप किसे सम्मिलित नहीं कर सकते? तो ये कौन सी भाषा है उसमें आप बिहार की प्रमुख भाषा को सम्मिलित नहीं कर सकते? तो ये अवधी, कौन सी? अवध भाषा को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो G8 का सदस्य नहीं है? तो इटली, कनाडा, जर्मनी या चीन? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं क्योंकि G8 का सदस्य नहीं है, G8 का। तो दोस्तों ये चीन, ये G8 का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो हमारे बिहार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो बहुत ही ज़्यादा उत्सव के साथ मनाया जाता है। तो ये छठ पूजा बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है। क्या? छठ पूजा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दीपावली के 6-7 दिन बाद मनाई जाती है छठ पूजा। तो आने वाला है बिहार का एक प्रमुख त्यौहार। अगला क्वेश्चन है बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत
लाग नहीं रहा किस अवसर पर गाया जाता है। तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको फिर से सेशन में रखा है। तो ये विवाह के शुभ अवसर पर गाया जाता है। क्या? विवाह के शुभ अवसर पर गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि पटना कलक्वेरी और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं? तो बताइए कौन सी शैली से? तो ये हॉलैंड डच की शैली से प्रभावित है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथिली भाषा के प्रमुख कवि है, जो मैथिली भाषा के प्रमुख कवि कौन है? तो दोस्तों ये है विद्यापति। विद्यापति मैथिली भाषा के प्रमुख कवि है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जैन धर्म में 12वें तीर्थकार वो बहुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो दोस्तों उनकी है चंपा। चंपा में उनकी जन्मस्थली, इनकी जैन धर्म के 12 तीर्थकार पुष्पराज, यानी कहाँ पर है? चंपा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। और आज के हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? जो हमारे बिहार राज्य में जो आर्य समाज के लोग आए थे वो कौन से काल में आए थे? तो ये वैदिक काल, महाजनपद काल या उत्तर वैदिक काल, ये उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये उत्तर वैदिक काल में बिहार में आर्य लोगों का आगमन हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोग कैसा लगा है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा था जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि और बार बार रिपीट होते रहते, तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में रखा था। मेरे को पता है क्योंकि अब टाइम आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम बचा है, तो आप सभी लोग रिविजन करते रहिएगा, अच्छे से वो क्वेश्चनों को पढ़ें जो एग्जाम में आने के इनके चांस हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाए। तो हमारे चैनल से आप सभी लोग जुड़े रहिएगा, जब तक आपके एग्जाम ना हो जाते हम अच्छे से वो मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों के साथ आपका रिविजन कराएंगे। यही हमारा लक्ष्य है कि आपको वर्दी अवश्य मिले। तो आप भी अच्छे से मन लगा के लगे जाइएगा जी जान से, क्योंकि टाइम अब बहुत ही कम बचा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2030 के एग्जाम में। तो दोस्तों मिलते हैं कि एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।